जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 और आज के लेक्चर में हम अपना फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर 5? कौन सा? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चैप्टर है और केस स्टडी के हवाले से अगेन और इसमें भी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छी केस स्टडी भी सेट कर सकता है। मुश्किल सवाल आप एक्सपेक्ट करना चाहें तो एग्जामिनर से इस चैप्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ओनली। 1 की टेस्टिंग अगेन रिप्रोडक्शन का सवाल इसमें होगा, यानी आपसे थ्योरी पूछ सकता है, आपसे डेफिनेशन इस कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की पूछ सकता है, या कोई केस दे के आपसे पूछ सकता है बताइए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। लेकिन एग्जामिनर ऐसे नहीं करता। वो क्या करता है कि ये जो सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इधर आपसे रिप्रोडक्शन का सवाल अगर उसने पूछना हो तो वो भी इधर ही पूछ लेता है आपसे कि केस देखे ऑप्शन ए में 2 नंबर के साथ पूछता है बताएं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, या आप कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस बताएं, नेचर बताएं कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना होगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, बहुत आसान है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना। ये तो बस अगर मैं कहूँ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, एक लफ्ज में इसको खत्म कर सकता हूँ। वो वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट जो इफ के साथ आते हैं। क्या? इफ के साथ। इफ मीन्स अगर ऐसे हो जाए तो ये करेंगे, अगर ऐसे हो जाए तो ये करेंगे। तो अगर वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मीन्स के किसी दूसरे इवेंट के साथ जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। ये मैंने डेफिनेशन आपको बस बता दी, समझो हो गई डेफिनेशन। हाँ, इसके जो टेक्निकल टर्म्स है वो आपको बता दूंगा, आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ लेंगे। तो ये तो समझो हो गया बस। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, इसके एसेंशियल्स भी वही हैं कि अगर है तो बताएं शाबाश। अगर कब हम यूज करते हैं, जब फ्यूचर के लिए हो या पास्ट के लिए? नहीं, प्रेजेंट के लिए नहीं होता, नहीं, हमेशा ये फ्यूचर के लिए। अगर ऐसे हो गया तो फिर वो करेंगे। अब अगर में जब आपको पता है अगर में सिचुएशन पॉसिबल है या होगा या नहीं होगा, तो समझो कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन, एसेंशियल समझ लिया आपने। और कुछ जो है वो डिफरेंसेस है वो भी देख लेंगे। हाँ, मसला आता है इधर, मसला आता है इधर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। वो केस स्टडी पूछता है, बार बार उसने केस स्टडी पूछी है, और जो पूछता है वो मुश्किल भी हो सकता है सवाल और मॉडरेट लेवल का सवाल भी हो सकता है। आसान तो ये इसमें से पूछेगा नहीं, आसान तो नहीं पूछेगा। पहले से आपको तैयार करना हो ताकि आप प्रिपेयर रहें। टेस्ट में भी आपने इसको उतना ही वेटेज, यानी उतना ही आपने गौर से इसको पढ़ना है, और एग्जाम में जाके भी आपने तसल्ली से इस सवाल में आप मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शन पे हैं। तो सवाल ऐसे टेस्ट करता है, केस स्टडी बनाएगा और 2 नंबर के साथ वो पूछता है बताएं कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। तो फिर आप कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को देखेंगे। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सर इसके कितने एसेंशियल्स हैं आपको बता देता हूं कि 3 एसेंशियल्स हैं। अभी मैंने डिफाइन नहीं किए लेकिन आपको पहले से अब पता है। तो वो एसेंशियल्स देखेंगे, देख के आपने डिसाइड करना है कॉन्टीजेंट है या नहीं है। तो अगर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स भी लगेंगे, फिर यानी रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हमने कब परफॉर्म करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब करना है, किन सिचुएशन में परफॉर्म होगा, क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये सारे रूल्स हमने इधर पढ़ने। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर फर्स्ट हाफ में आप सो भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर आपने इसको ध्यान से, बड़े ही ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, चलें चैप्टर नंबर 5 यानी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स से पहले चैप्टर 4 में यानी प्रीवियस हमारे चैप्टर में कोई सवाल आपका? शाबाश, कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हो पूछिएगा। शाबाश, सवाल होंगे आपके तो फिर आप सीखेंगे। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। चैप्टर 4 में सवाल नहीं है सर, ये
ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हमने शायद चैप्टर 4 में भी पढ़े थे। चैप्टर 2 में था, हाँ चैप्टर 2 में इसकी एग्जाम्पल थी। ये तो मैंने पूछना था कि हमने इससे पहले ये पढ़े हुए, ये आपने बताना नहीं था अभी। वेजरिंग के साथ भी मैच कर रहा है, तो वेजरिंग के साथ पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो मैंने आपको बताया कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो वो डिफरेंसेस हम उसमें पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया जी। चैप्टर 4 में और कोई सवाल? चैप्टर 4 कौन सा था हमारा? कौन सा था? फ्री कॉन्सेंट्रेंट वॉइड एग्रीमेंट्स। क्यों भूल जाता है इसका नाम? नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं भूले, नाम भूल गया। कॉन्सेप्ट तो उसके नाम में होता है, सारे कॉन्सेप्ट उसके नाम में होता है। तो नाम सबसे पहले याद रखें, क्योंकि आपने शुरू ही कहाँ से किया था? कॉन्सेंट से शुरू किया था। हमने कॉन्सेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉन्सेंट के डेफिनेशन को हमने पूरा किया था। कॉन्सेंट की डेफिनेशन तो हम पहले भी पढ़ चुके थे ना, कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में कि कॉन्सेंट होनी चाहिए। अब इसमें हमने पढ़ा कॉन्सेंट होनी चाहिए। कॉन्सेंट का मतलब ये था कि सेम चीज भी हो और सेम सेंस में हो, ठीक है। चीज का सेम होना, एक होना जरूरी नहीं, सिर्फ शर्त जरूरी नहीं है, बल्कि सेम सेंस में भी दोनों हो, ओके। और फिर फ्री कॉन्सेंट की डेफिनेशन पढ़ी, वहां से उस चैप्टर में जो भी चीजें थी 5 डिफरेंट उसकी एग्जाम्पल्स, तो वो फ्री कॉन्सेंट के डेफिनेशन से ही तो डिराइव हुई थी। कौन कौन सी चीजें थी? कोर्जन, शाबाश, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। ये हमने सारा फ्री कॉन्सेंट में पढ़ा था। उसके बाद फिर वॉइड एग्रीमेंट्स, यानी 2 ही बड़े टॉपिक थे इसमें। वॉइड एग्रीमेंट्स बताएं कौन से होते? जो इनफोर्सेबल नहीं होते, ऐसे ही है ना, इनफोर्सेबल नहीं होते। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? अनसर्टन, इलीगल एग्रीमेंट्स, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, शाबाश। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड विदाउट कंसीडरेशन जो थे, वो भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं तो वो भी क्या है? हाँ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स और वेजरिंग एग्रीमेंट्स, इनके रूल्स भी हम डिस्कस कर चुके थे। ऐसे ही था। तो ये थी हमारे चैप्टर 4 की डिस्कशन। चैप्टर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके सवाल नहीं तो फिर मेरे होंगे सवाल। मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है। Two parties enter into a contract under a shared misunderstanding. According to the contract, कहाँ चार्ली? Two parties enter to a contract under a misunderstanding है ये तो। हाँ, shared misunderstanding means कि दोनों की तरफ से misunderstanding है, तो फिर तो ये क्या है? मिस्टेक। आगे क्या लिखा हुआ है? मिस्टेक। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मिस्टेक आपको पता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी है, तो बताइएगा। और कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट? ये लाइन है स्पेसिफिक प्रोविजन विद इन द पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड। अब पाकिस्तान पेनल कोड लिख दिया इसने। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, हमने तो पढ़ा था मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ, वो तो लफ्ज आया नहीं, तो फिर हमने इसलिए छोड़ दिया सवाल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्टेड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट? जी, मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिस्टेक है? हाँ, लफ्ज लिखा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो आपने इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। ये क्या है? शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन विद इन द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी लॉ। तो ये मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है?
मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, उसमें पाकिस्तानी लॉ या फॉरेन लॉ? पाकिस्तानी लॉ। पाकिस्तानी लॉ में क्या लिखा हुआ था? नहीं, पाकिस्तानी लॉ में ये लिखा ही नहीं हुआ था बायलेटरल हो, उसमें लिखा हुआ था दोनों ही हो, चाहे कोई भी केस हो। दोनों केसेस में क्या है? वैलिड है। दोनों केसेस में क्या, यानी लॉ ये कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज, अगर ये फैक्ट होता यहां पे फैक्ट होता, आप बताएं साबस, फिर क्या होता? वॉइड ड्यू टू, शाबाश। अगर यहां पे फैक्ट होता मिस्टेक का फैक्ट, तो ये चार्ली होता। अब समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पूछेंगे हम आपसे, ये तो टेस्ट में देखा जाएगा ना। हाँ, दोबारा सुने। लिखा हुआ है टू पार्टीज, दो पार्टीज हैं, इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। शेयर्ड से मुराद क्या है? दोनों पार्टीज, यानी बायलैटरल है, यूनिलैटरल तो नहीं है। शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन विद इन द पाकिस्तान पेनल कोड। इसको मैं अंडरलाइन करके लिख सकता हूं लॉ, यानी शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिस्टेक है? मिस्टेक कैसे पता चला? शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं, शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं। कोई स्टेटमेंट बंदा दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में तो एक पार्टी स्टेटमेंट देती है नोइंगली और अननोइंगली। बताए ना, फॉल्स स्टेटमेंट एक बंदा दे रहा होता है, अननोइंगली दे रहा होता है, यानी इनोसेंट पार्टी होती है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? शेयर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ के बारे में दोनों गलतफहमी का शिकार है। एग्जाम्पल याद होगी आपको, 2 साल वाली एग्जाम्पल, इधर 2 साल वाली एग्जाम्पल। अब मैं भी समझ रहा था 2 साल है, अगली पार्टी भी अज्यूम करी थी शायद 2 साल लॉ में लिखा हुआ है कि मैं 2 साल तक, वैसे तो दोनों पार्टीज जो है वो गलतफहमी का शिकार है कि नहीं? तो यहां पे भी दोनों पार्टीज गलतफहमी का शिकार है, और वो क्या है? लॉ है। तो हमने पढ़ा था मिस्टेक तो है, मिस्टेक की 2 टाइप्स हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। बताएं सब, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसका प्रोविजन लगेगा नहीं। मिस्टेक ऑफ लॉ है ना, मिस्टेक ऑफ लॉ में एक पाकिस्तानी लॉ और दूसरा था फॉरेन लॉ। उसने बता दिया ये पाकिस्तानी लॉ है, फॉरेन लॉ है, पाकिस्तान पेनल कोड। तो पाकिस्तान पेनल कोड में चाहे यूनिलेटरल हो चाहे बायलेटरल हो, बताएं शाबाश, क्या होता है दोनों सिचुएशन में? वैलिड। सर हालांकि मिस्टेक है, मिस्टेक में तो ये वॉइड होना चाहिए। हाँ, मिस्टेक के केस में देखा जाता है अगर फैक्ट का मिस्टेक हो तो फिर रूल कुछ और है। लॉ कहता है अगर आपको लॉ का नहीं पता ना, ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, ये बहाना करके आप इसको वापस खत्म नहीं करवा सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो दोनों सिचुएशन में, दोनों सूरतों में ये क्या है? वैलिड है। लॉ में लिखा हुआ है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये लाइन मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद आपको याद हो जाए, भूल गया तो टेस्ट में रिपीट करेंगे, फिर आपको लाइन भूल जाएगी, फिर किसी उसमें चैप्टर में फिर ये लाइन आएगी, ताकि ये लाइन आखिर तक पक्की हो जाए हमारी, फिर ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहेगा। और मैंने बताया था मिस्टेक में वो यही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। चले जी, तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। यस, ये चारों ऑप्शन है। चले और देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। नो, डिसीजन ले ले, नो। आगे भी देखेंगे। कोर्जन ओनली अप्लाइज टू द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। शायद नो ठीक भी हो,
लेकिन जो उसने लिखा हुआ ना कोर्जन ओनली अप्लाइज टू अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये बात गलत है। इट आल्सो कॉज ड्यू टू फिजिकल प्रेशर के साथ भी तो हो सकते कोर्जन, तो ये बात उसकी गलत है। हो सकता शायद ये ठीक था लेकिन ये बात इसकी गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। यस का मुझे नहीं पता, बट ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड विद इन पाकिस्तानी टेरिटरी। क्या पाकिस्तान का लॉ सिर्फ पाकिस्तान के हदूद तक एप्लीकेबल है? क्या पाकिस्तानी हदूद तक जो है ये महदूद है कि पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान के किसी इलाके से बाहर चले गए जहां पे पाकिस्तानी लॉ नहीं है तो वहां पे पाकिस्तानी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, अगर किसी दूसरे लॉ के टेरिटरी में जाते हैं वहां पे पाकिस्तानी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी हॉलो में है आप, किसी ऐसे स्ट्रक्चर में है जहां पे कोई भी लॉ इंप्लीमेंटेड नहीं है, वहां पे कोई भी लॉ लग सकता है। डिपेंड करता है कि अगर आप पाकिस्तान में आते हो और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वो फॉरबिडन एक्ट है तो लॉ इसको मना करता है। तो वो कहां पे लिखा हुआ है? इधर तो नहीं है वो। नो, बिकॉज द पाकिस्तान पिनल कोड मस्ट बी इनफोर्स्ड एट द प्लेस वेयर द एक्ट वाज कमिटेड। नहीं, प्रोवाइडेड दैट थ्रेटन्ड इज फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पिनल कोड। अच्छा, इसमें आप जो गलती करेंगे, आज तो खैर आपसे गलती नहीं हुई क्योंकि एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई थी। अगर मैं आपसे यही सवाल यस या नो के साथ पूछूं तो आप क्या कहेंगे? यस। हमेशा यस या नो लॉ में कहना सही नहीं होता, वो सवाल पर डिपेंड करता है। अगर तो उसके साथ कोई कंडीशन है कि इस सूरत में, जैसे प्रोवाइडेड इज अ कंडीशन। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? इफ अगर ये पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक भी क्या हो, थ्रेटन्ड, यानी इसको कोर्जन हम कंसीडर करते हैं, तो इट वुड बी ट्रीटेड एज कोर्जन। बात समझ आ गई? तो ये अल्फा ऑप्शन यस के साथ क्यों करेक्ट है? अल्फा ऑप्शन यस के साथ क्यों करेक्ट है? इफ की वजह से। ठीक है, तो आपने सिर्फ यस नहीं बोलना, यस अगर तो ऐसे हो, अगर तो पाकिस्तान पिनल कोड में भी ये लिखा हो। वो जो हमें भूल जाता है, वो जो हमने याद नहीं की सिचुएशन, वो एग्जांपल जो सर अब बार बार आप कह रहे थे फिर भी हमने याद नहीं की। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज अनड्यू इन्फ्लुएंस लीगली परस्यूम्ड। इसमें नहीं, इधर भी नहीं, इधर तो कर ही नहीं सकते ना। चलें, शाबाश, वेल डन। सवाल पढ़िएगा। जी, केस पढ़ लिया आपने? ये रहे ऑप्शंस। हाँ जी, क्या करें? चार्ली के साथ जाए? कंप्यूटर जी लॉक करें चार्ली को, उससे पहले मेरा सवाल सुने। प्रोविजन बताएं, लॉ की वो स्पेसिफिक प्रोविजन बताएं। शाबाश, एक्सेप्शन। ये सवाल ऊपर वाले हिस्से का नहीं था, ये सवाल डेफिनेशन और डेफिनेशन के रूल्स का था ही नहीं, ना ही ये एसेंशियल्स हैं। ये क्या एक्सेप्शन पूछी हुई है उसने, आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया, वेल डन। तो सी के साथ ये करेक्ट है। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स सी, यस चार्ली इज करेक्ट।
पहला सवाल, कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक। अगला सवाल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एग्जाम्पल कौन सी? क्वांटिटी वाली एग्जाम्पल है ना, शाबाश। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल, बायलैटरल? बायलैटरल है। बायलैटरल, वैलिड, वॉइड? तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ठीक है ना? नहीं, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर नहीं, ठीक। वैलिड, गलत। वैलिड, गलत। द एग्रीमेंट इज वॉइड। डेल्टा देख लें, गलत हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। केस कौन सा है? ठीक है, इसके एक्सेप्शन में 3 पॉइंट्स थे। पहला कौन सा था? सेल ऑफ, ये गुडविल का केस है? नो। दूसरा केस कौन सा था? हाँ, शाबाश, एग्रीमेंट अमंग करंट पार्टनर्स, ये दूसरा केस है? नो। तीसरा केस कौन सा था? एग्रीमेंट विद आउटगोइंग पार्टनर वाला केस है, शाबाश। तो बताएं क्या हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं अगर तो, शाबाश, रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लिमिट्स हो। अल्फा, ये दिस रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट, मुझे ठीक है, ये एक्सेप्शन तो है। इसके कितने एक्सेप्शंस थे? 4। कौन सा, कौन कौन से? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्या? हाँ, वो तो हो गया, वो तो हो गया कि फ्यूचर का है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थे वो। और नंबर 2, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, नो अपील। अपील नहीं कर सकते क्या? हाँ, शाबाश, नो अपील टू हाई कोर्ट, शाबाश। वॉन्स ट्रायल कोर्ट डिसीजन इज बीन मेड, शाबाश। चॉइस ऑफ कोर्ट। तो मुझे बताएं चारों में से कौन सा केस है ये? फर्स्ट वन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कैसे पता चला आपको? कहां लिखा हुआ है फ्यूचर? इफ डिस्प्यूट राइट, इफ कभी हो ना तो उसके बाद फिर देखेंगे। कभी हो ना मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह, है ना? नहीं, मसला नहीं होगा तो फिर लॉ खत्म हो जाएगा। ऐसे ना करें। Because the agreement is collateral to a wagering agreement. It is collateral to a wagering agreement. शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हमने तकरीबन हर एक हर एक टॉपिक से एक सवाल आपसे पूछा ताकि फुल फ्लेज आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। सबसे मुश्किल सवाल आज का, A court finds that a contract was signed under influence. A court finds. The court decide to set aside the contract. Set aside.
कोर्ट भी ये चाहती है, बट रिक्वायर्स द विक्टिम टू रिटर्न द मनी दे रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट अ फेयर इंटरेस्ट रेट. विच प्रिंसिपल इज द कोर्ट अप्लाइंग? डेल्टा रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट या चार्ली? ये चार्ली यानी कैंसिल कर रही है कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर बेनिफिट को रिस्टोर कर रही है, मुझे तो नहीं पता. बट रिक्वायर द विक्टिम टू रिटर्न द मनी दे रिसीव्ड. रिटर्न द मनी दे रिसीव्ड ये किसमें था? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट में नहीं था. एट अ फेयर इंटरेस्ट रेट. तो ये कंडीशन विथ कंडीशन है. चलें, कोई एक सवाल गलत हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं. क्या करूं? चार्ली के साथ हूं, डेल्टा वाले भी हैं. चलो मैं आंखें बंद करता हूं, देखते हैं. नहीं, आंखें बंद करूंगा तो कैसे? मैं भी जाऊंगा चार्ली के साथ. चार्ली. इन केसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट. एब्सोल्युटली, ये भी तो बताया था ना. और अपॉन सच टर्म लिखा भी हुआ था इधर, विद कंडीशन विद कंडीशन विद कंडीशन. भूल गए आप? इधर फुली भी कर सकते हैं, विद कंडीशन भी कर सकते हैं. विद कंडीशन, तो ये विद कंडीशन वाला केस था. ये सवाल आखिर में इसलिए था क्योंकि विद कंडीशन ही तो आगे जाना है, चैप्टर नंबर 5 है. तो कंडीशन बताएं शाबाश क्या है. अगर ऐसे हो जाए तो यहां पे इंटरेस्ट के साथ ही कंडीशन है. एक इंटरेस्ट एक कंडीशन है जी. जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह. कंडीशन कहते हैं कि जब किसी काम के करने को कहा जाता है या उसको से रोकने को ना करने को कहा जाता है, उसके बाद उसके साथ ही कोई दूसरा इवेंट भी होता है, तो दिस इज कॉल्ड कंडीशन. एग्जाम्पल चैप्टर 2 वाली याद होगी, जब ऑफर की डेफिनेशन थी टू डू समथिंग की और नॉट टू डू समथिंग की. वो बताएं शाबाश, चाचा और भतीजे वाली एग्जाम्पल कौन सी थी? अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो हम बाइसाइकिल गिफ्ट करेंगे ना, चॉकलेट या आईफोन गिफ्ट करेंगे. तो वो अच्छा रिजल्ट आएगा तो ही हम ये काम करेंगे. तो बताएं शाबाश, इसमें कंडीशन क्या है? रिजल्ट्स क्या है? कंडीशन है. अच्छे रिजल्ट्स कंडीशन है. और इसमें मेन इवेंट क्या है? बाइक का ट्रांसफर करना. बाइक का जो कंडीशन है, जो एग्रीमेंट है, ये मेन है. और इसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एग्रीमेंट. बताएं शाबाश. अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो यानी ये बाइक ट्रांसफर का जो एग्रीमेंट है, ये किसके ऊपर कंडीशनल है? यानी कौन सा एग्रीमेंट पहले पूरा होगा तो फिर ये होगा रिजल्ट्स वाला. अब रिजल्ट्स अच्छे आना, क्या ये सर्टन है? ये अनसर्टन है. बताएं, क्या ये करंट है? ये पास्ट है? नहीं 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 नहीं, ये फ्यूचर है. कहता है फ्यूचर में कोई एक ऐसा अनसर्टन इवेंट हो जिसमें दो ऑप्शन हो, होने का या ना होने के चांसेस हो. हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के चांसेस दोनों होने चाहिए. हैपनिंग के भी चांसेस हो या नॉन हैपनिंग के भी चांसेस हो. इसको कहते हैं अनसर्टन इवेंट. क्या कहते हैं इसको? अनसर्टन इवेंट. कि फ्यूचर कोई अनसर्टन इवेंट हो, उसके साथ किसी दूसरे एग्रीमेंट को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप जोड़ते हैं तो दिस इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बात समझ तो नहीं ना आई? नहीं, ऐसे कैसे बात समझ आ गई? मुझे एक बात बताएं, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? क्या ऑफर कंडीशनल हो सकती है? कैसे? ऑफर के साथ कोई भी कंडीशन अटैच की जाए, मुझे शाम तक जवाब दे देना, मुझे शाम तक पैसे दे देना, मुझे ईमेल के थ्रू मैसेज एक्सेप्टेंस भेज देना. बताएं, अगर हम उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. हो जाता है ना कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, इसी का नाम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. इसी का नाम ही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. क्या आपका ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे इवेंट पे कॉन्टिंजेंट है, उसमें बेस कर रहा है? अगर तो वो आपने कंडीशन फुलफिल कर ली तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो डेफिनेशन आसान है ना? आसान है ना डेफिनेशन? शर्त भी इसी में, पता नहीं, अभी वो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे.
वो अब हम इसी में पढ़ेंगे, ये आ जाएगा। ये देखें डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्टीजेंट। तो अभी वेजरिंग का सवाल ना पूछे, अभी वेजरिंग का सवाल ना पूछे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाए, उसके बाद फिर इन दोनों में डिफरेंस भी हमें समझ आ जाएगा। चलें बताएं शाबाश, आप देखें, आप देखें पहले मुझे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताएं, जो डेफिनेशन मैंने बताई है कौन से होते हैं। शाबाश, वो इवेंट जो दूसरे पे कॉन्टीजेंट हो, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे बेस कर रहे हो, अगर वो पूरा हो गया तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी वो हम करेंगे, अदरवाइज फिर नहीं, अदरवाइज फिर नहीं। अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट वेयर परफॉर्मेंस, यानी हमने अपनी परफॉर्मेंस, अपना वादा पूरा करना है या नहीं करना, दिस इज बेस्ड ऑन क्या, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। क्या मतलब इसका, होने या ना होने, होने या ना होने तो आपको पता है कि अनसर्टेनिटी होती है, ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। मुझे पता है अनसर्टन तो यहां पे हो गया, ये तो सिर्फ रेपिटेशन है। दैट इज कोलैटरल किसे कहते हैं, जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट को। क्या कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मेन एग्रीमेंट है, क्या ये मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं, मेन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दैट इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर से डेफिनेशन बताएं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ। शाबाश, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो मुझे कोई एक दो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, पहले ये वाला एग्जाम्पल देखें ताकि क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं। वजीर प्रॉमिसेस टू बाय स्पीड बोट्स फ्रॉम सहूलत ओनली इफ सहूलत ऑब्टेन अ गवर्नमेंट लाइसेंस, ठीक है। मेरा पहला सवाल मेरा यह है कि मुझे आप मेन एग्रीमेंट बताएं, मुझे मेन एग्रीमेंट बताएं शाबाश। बाय स्पीड बोट्स, ये है मेन एग्रीमेंट। मुझे कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट बताएं, गवर्नमेंट लाइसेंस। तो ये क्या है, मेन और ये कोलैटरल। तो जब मेन प्लस कोलैटरल आ जाए तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, ये जो कौन सा कॉन्टेंट, ये मेन कॉन्टेंट, मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, कॉन्टीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज कॉन्टीजेंट, यानी बेस करता है अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। हमें बात समझ आ गई। चले, अगर आपको बात समझ आ गई है तो मुझे कोई 2-3 एग्जाम्पल से समझाएं शाबाश। अगर कल बारिश हुई तो हम पकोड़े बनाएंगे, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। बताएं, पकोड़े बनाने का जो ये एग्रीमेंट है वो बेस्ड ऑन बारिश। अब मुझे ये ना कहेगा सर ये तो वेजरिंग है, पता है मुझे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, मुझे पता है कौन से होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं, शाबाश। एक और बताएं, 2-3 और बताएं एग्जाम्पल, 2-3 और एग्जाम्पल। इधर से एक एग्जाम्पल हो गई, शाबाश। एक एग्जाम्पल इधर से हो जाए, उधर से एक, इधर से, और 1-2 इधर से। इंश्योरेंस वाली एग्जाम्पल, ये तो मेरी एग्जाम्पल थी, ये आखिर में मैंने देनी थी। इंश्योरेंस वाली एग्जाम्पल, शाबाश। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप इंश्योरेंस में कहते क्या हो, अगर तो ये नुकसान आपका हो गया, अगर तो आपका ये नुकसान हो गया तो फिर हम ये काम करेंगे। बताएं, इंश्योरेंस का जो एग्रीमेंट होता है ये किस पे बेस कर रहा होता है, आपके उस फायदे नुकसान पे बेस कर रहा होता है। एक लीगल केस सुने, बाहर से आपकी कोई शिपमेंट आ रही है, अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाले आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले, और कहते हैं कि अगर तो ये बोट, अगर तो आपका ये सामान ये कराची पोर्ट पे पहुंच जाता है, अगर तो कराची पोर्ट पे पहुंच तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो पहुंच गया। अगर नहीं पहुंचता, अगर ये फॉर एग्जांपल सामान नहीं पहुंचता तो हम आपको ये
आपका नुकसान जो है उसकी भरपाई करेंगे। मुझे बताएं कि यहाँ पे मेन एग्रीमेंट कौन सा है जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है, हमारे नुकसान की तलाफी होगी, यानी हमारा लॉस जो है वो हमें रिकवर करके देंगे। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सामान के ना पहुंचने पे ये कॉन्टिंजेंट है। तो ये नॉन हैपनिंग की एग्जांपल भी होगी। किसकी एग्जांपल होगी? नॉन हैपनिंग की। हैपनिंग की भी एग्जांपल हो गई, अगर वो बारिश आती है तो ज्यादा पानी वाली एग्जांपल नहीं। तो अगर तो ये हमारा सामान नहीं पहुंचता कराची पोर्ट पर तो ये नॉन हैपनिंग की एग्जांपल हो गई। तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंट्री। वेल डन, शाबाश, आपने नॉन हैपनिंग की भी एग्जांपल दे दी, यानी ये एग्जांपल नॉन हैपनिंग की भी हो गई और साथ में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल भी थी। शाबाश। और एग्जांपल? कोई अच्छी सी एग्जांपल थे ना, अब अच्छा लगेगा। शाबाश, वेल डन। ये भी एग्जांपल आपकी भी ठीक थी, ये वाली भी एग्जांपल बहुत अच्छी है। ये किसकी एग्जांपल है? टू डू की ना, हैपनिंग की एग्जांपल है ना, टू डू की। टू डू की, शाबाश, वेल डन। ये भी है। यस, बिल्कुल हो सकता है। आप मुझे सारे कॉन्टिंजेंट बता रहे हैं, मैं आपसे कोई वेजरिंग नहीं पूछ रहा कि ये वेजरिंग है नहीं है, वो तो हम बाद में देखेंगे ना। अभी फिलहाल मैं आपसे कॉन्टिंजेंट पूछ रहा हूं। कॉन्टिंजेंट में क्या होता है कि मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, उसके होने या ना होने पर डिपेंड करता है। शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने, एग्जाम्पल दे दिया आपने, वेल डन। तो बताए कॉन्टिंजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये किसी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होते हैं? ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पार्ट होते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट का ये मेन पार्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। चले, कितने एसेंशियल्स हैं? 3। वो तो मैंने पहले बता दिए थे आपको, कितने? 3। कौन कौन से? फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर है, कोलैटरल है। फ्यूचर इवेंट, कोलैटरल, अनसर्टन। फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट, इफ के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फ्यूचर ही होते हैं हमेशा। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी अगर हैपेंड हो जाए तो फिर तो क्लियर हो गया ना कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से कहता हूं कि भाई मेरे पास इतने पैसे घर में पड़े हुए हैं, मेरे पास इतने पैसे घर में पड़े हुए हैं, अगर तो मैं कल पैसे ले आया ना, अगर तो मैं पैसे कल ले आया तो मैं फिर आपके लिए आप लोगों के लिए खाना अरेंज करूंगा। अब बताएं, ये कॉन्टिंजेंट है? जब पता भी है कि सर्टन है, जब पता भी है कि पैसे हैं मेरे पास, तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा, तो खाना खिलाऊंगा तो ठीक है, एग्रीमेंट है। लेकिन ये कौन सा उससे बेस करता है कि मेरे पास पैसे कभी आए तो फिर मैं खाना खिलाऊंगा? या तो मैं ये कहूं कि पैसे, मेरी लॉटरी अगर लगी तो फिर मैं आपको पैसे वो खाना खिलाऊंगा। अब मैं ये मुझे पता है कि वेजरिंग है, मुझे पता है कि लॉटरी से वेजरिंग एग्रीमेंट, लेकिन मैं वेजरिंग नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है? तो ये किसी की एक्ट के या इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट है। हाँ, ये जो है वो अल्फाज चले, इसको चेंज कर लेते हैं ना। जब पता हो कि मेरे पास ये है, यानी इवेंट अगर हैपन हो जाए तो हैपन में फिर ये नहीं कह सकते कि अगर ये ऐसे हो गया तो। Performance becomes enforceable only when the specified future event happens or does not happen। तो एक तो ये फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। दूसरा, नंबर 2 पे क्या, ये क्या हो? कोलैटरल भी हो। कोलैटरल से मुराद डिपेंडेंट ऑन, तो यहां पे ओनली, और इधर मस्ट बी रिलेटेड बट सेकेंडरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरी नहीं, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोलैटरल कोई मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और नंबर 3 पे अनसर्टन, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन एंड मे और मे नॉट अकर। ये सारी एग्जांपल दी हुई है।
अनसर्टेनिटी की आपको एग्जांपल दे सकते हैं? अगर लाइसेंस मिल जाए, हाँ, अगर लाइसेंस ना मिले तो अगर के साथ है, एक तो यह है कॉन्टिंजेंट, और अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखें अब सब सुने, आपने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्या मैं कह सकता हूं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to a contingent contract does or does not happen। फिर से सुने अकाउंट, ये डेफिनेशन मैंने बड़े सोच समझ के डेफिनेशन बनाई है। a contingent contract is a contract to do or not to do something if an event happen or does not happen। दोबारा तीसरी दफा सुने। A contingent contract is a contract to do or not to do something if an event collateral to the contract does or does not happen। ये नहीं, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ऑफर की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, कॉन्सिडरेशन के डेफिनेशन को मिला के मैंने एक डेफिनेशन बनाई है। और यही तो कंडीशनल ऑफर हो चाहे कॉन्सिडरेशन, क्योंकि कॉन्सिडरेशन खुद क्या है, कॉन्टिंजेंट है, खुद क्या है वो, कॉन्टिंजेंट। क्यों हम ये कहते नहीं थे आप ऐसे करो, आप मुझे बाइक दोगे तो मैं पैसे दूंगा, आप बाइक दोगे तो मैं पैसे दूंगा। तो मैं तीनों डेफिनेशन को मिला के कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक नई डेफिनेशन बनाई है। इसलिए लॉ की किताबों में ये डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ तो है नहीं, ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट्स को आपके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आपको पता हो एवरी कंडीशनल ऑफर इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एवरी कंडीशनल ऑफर इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये लिखेंगे तो फिर मेरी डेफिनेशन ही लिख लें, तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर। नहीं जी बताइए, जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई एक एसेंशियल वे काफी हो तो चल जाएगा ना? फिर क्यों तीनों होने चाहिए? मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए दूंगा अगर आप पेपर पास करते हैं तो। अब मुझे बताएं क्या ये कॉन्टिंजेंट है? कैसे कैसे? शाबाश। सबसे पहले तो ये क्या है, फ्यूचर इवेंट है। और दूसरा मुझे बताएं कोलैटरल है, ये कैसे कोलैटरल है? और अनसर्टन है, पास फेल जो है वो अनसर्टन है, पास फेल भी अनसर्टन है। अगर कोई पास हो ऑलरेडी, उसको आप ये ऑफर करते हैं तो दिस इज नॉट कंडीशनल ऑफर। तो ये कंडीशनल, अब ऑफर नहीं है तो कंडीशनल। इसमें बताएं शाबाश फ्यूचर इवेंट क्या है? शाबाश। और अनसर्टन क्या है? यही अनसर्टेनिटी है, पास फेल। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट हो ही ना, ये नहीं कोई एक एसेंशियल मिसिंग है तो अच्छा भाई, मैं आपकी बाइक खरीदूंगा अगर मेरा बैंक लोन अप्रूव हो जाए तो जी, कोलैटरल है, सॉरी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे?
फ्यूचर भी है, खरीदूंगा फ्यूचर है, कोलैटरल है, कैसे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है कि नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन अप्रूवल ऑफ बैंक लोन। और मुझे ये बताया अनसर्टन है, सर्टन है अनसर्टन है, अनसर्टन है, अनसर्टन है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो अगर इवेंट ऑलरेडी सर्टन हो, ये नहीं पता हो कैसे होने वाला है, तो कॉन्टिंजेंट वाली बात खत्म हो जाएगी ना फिर। तो कभी सर्टन कॉन्ट्रैक्ट या सर्टन इवेंट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बात हमें ये समझ आ गई। चलिए जी, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी और एसेंशियल्स हमने समझ लिए। अब क्या करना है, पहले जुमा पढ़ लें। ठीक है सर, पॉज कीजिएगा जी, आवाज़ क्लियर है ना? ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं अब। डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट, इससे पहले मैंने जो आपसे एग्जाम्पल ली है वो सारी एग्जाम्पल कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल थी। क्या थी? अच्छा, अब सबसे पहले तो आप लोग नोट करें, लिखें ये जगह हमने आपके लिए छोड़ी हुई है। एवरी वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ कॉन्टिंजेंट, but every contingent contract is not wagering contract या wagering agreement। क्या मतलब है इसका? हर contingent contract हर wagering contract contingent तो होता है, जबकि हर contingent contract जरूरी नहीं है कि वेजरिंग हो। हर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर वेजरिंग एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट होता है, हर वेजरिंग एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट होता है, पर हर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं कि वेजरिंग हो। मुझे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भूल चुकी है, आप मुझे रिवाइज करवा देते हैं? जी जी प्लीज, मुझे प्लीज वेजरिंग एग्रीमेंट बताइएगा कौन सी है। हाँ, ये क्या हमने लिखा? वेजरिंग एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट होता है, बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं कि वेजरिंग हो। चलें, ये डिफरेंस जो है ना वेजरिंग और कॉन्टिंजेंट, इसके डेफिनेशन अगर आपको मैं समझा पाया तो समझो आपको ये भी समझ आ जाएगी। चलें, आपने एग्जाम्पल दी थी, कौन सी एग्जाम्पल थी आपकी जो पहले आपने एग्जाम्पल दी थी? बारिश वाली एग्जाम्पल बताएं, क्या एग्जाम्पल थी? अगर कल बारिश हुई, अगर कल बारिश हुई तो या तो मैं आपको 1000 दूंगा या फिर आप मुझे 1000 देंगे। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, ये जो 1000 है, 1000 है, क्या ये कोई मेन एग्रीमेंट है? सवाल, क्या ये मेन एग्रीमेंट है? बताएं, इसमें मेन चीज क्या है? बारिश। इसमें मेन चीज बारिश है। इंश्योरेंस वाली एग्जाम्पल याद है? इंश्योरेंस वाली एग्जाम्पल में क्या होता है? नुकसान हो गया। फायर के केस में यहां पे पार्टी को इंश्योरेंस सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, यानी उस जो बंदा जिसका नुकसान हुआ है उसको हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? फायर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट कौन सा होता है? इंश्योरेंस का।
क्या इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना ये मेन एग्रीमेंट है? नहीं, क्या ये मेन एग्रीमेंट है कि नहीं? या नुकसान होना मेन एग्रीमेंट है? क्या ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसका पता नहीं होगा भी नहीं होगा? या ये है कि जिसका पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा? ये इसका मतलब ये क्या कोलैटरल है, तो ये मेन एग्रीमेंट हुआ ना। ये मैं पहले मेन एग्रीमेंट और कोलैटरल एग्रीमेंट बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर मैं आपको कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग में फर्क बताता हूं। पहले मुझे ये बताएं, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है होने या ना होने की, है ना? क्या ऐसे कह सकते हो इसकी पॉसिबिलिटी है होने या ना होने की? नहीं नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हम यही तो कर रहे हैं। हम ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एग्रीमेंट हो रहा है, ये इसको हमने लिंक किया किसी एक एग्रीमेंट के पॉसिबिलिटी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के साथ, ठीक है? तो इसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग, अब इसमें दो ऑप्शन है, हैपनिंग, हैपन, या नॉट हैपन। यानी अब या तो ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये क्या है? मेन एग्रीमेंट। क्या मैं इसको कह सकता हूं मेन एग्रीमेंट? क्या आपको मेन एग्रीमेंट और कोलैटरल एग्रीमेंट में फर्क समझ आ गया? ये क्या है? कोलैटरल। मेन एग्रीमेंट और कोलैटरल एग्रीमेंट में फर्क समझ आ गया? अभी नोट ना करें प्लीज, अभी नोट ना करें, अभी इधर देखें, आप पहले इसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर वेजरिंग में। अच्छा, अब अभी जो मैं एग्जांपल आपको दूंगा, यानी मैं आपको ये देखें, ये रेन वाला, ये मैं आपको बता देता हूं, ये वेजरिंग है, ये कॉन्टिंजेंट, ये वेजरिंग है, ये कॉन्टिंजेंट है। अब अगर ऐसे कहूंगा तो आप कहेंगे सर इसमें भी तो एक कॉन्टिंजेंट है, सर इधर भी कॉन्टिंजेंट है, तो जब दोनों में कॉन्टिंजेंट है तो ये कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट ही तो हुआ। नहीं, पहले इसको, इसीलिए मैं कहता हूं पहले आप कॉन्टिंजेंट को, सॉरी मेन को और कोलैटरल को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद फिर देखेंगे। ये मेन एग्रीमेंट है और ये क्या है? कोलैटरल। इधर बताएं शाबाश, मेन एग्रीमेंट क्या है? 1000 का एग्रीमेंट मेन एग्रीमेंट है। चलें, इनका कहना यह है कि सर 1000 का एग्रीमेंट जो है वो मेन एग्रीमेंट। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं एग्रीमेंट में क्या होता है? दो वादे होते हैं, ऐसे होता है कि नहीं होता? एक वादा बाइक का होता है, दूसरा वादा पैसे का होता है। एक वादा बाइक का होता है, दूसरा वादा पैसे का होता है। आपने कहा ये मेन एग्रीमेंट है, यह है मेन एग्रीमेंट। तो इस मेन एग्रीमेंट में तो दो वादे होते हैं, बताएं एक वादा किसका होगा? एक वादा पैसे का, दूसरा वादा किसका? वादा बारिश का कि मैं बारिश दूंगा, अगली पार्टी का ये कहती है। दूसरा वादा किस चीज का? ना देने का वादा, और दूसरा देने का वादा कर। ओ वादे का मतलब ये है गिवन टेक, लेना देना। और भाई ये कैश ठीक है कि ले रहे हो, और बदले में क्या दे रहे हो आप? बदले में क्या दे रहे हो? बदले में कुछ दे रहे हो, इसका मतलब बदले में कुछ दे नहीं रहे। तो जब बदले में कुछ दे नहीं रहे तो कंसीडरेशन नहीं है, मींस के ये एग्रीमेंट तो फिर एग्रीमेंट नहीं है कि नहीं? तो ये कोई मेन एग्रीमेंट नहीं है। ये क्या? क्योंकि एक पार्टी या तो वो लेगी या फिर पार्टी पे करेगी। यानी बेट की सूरत में क्या होता है, जुए में क्या होता है, एक पार्टी पैसे या तो पे कर रही है, या अगर जीत जाती है तो वो पैसे रिसीव करती है। तो बदले में कुछ देते हैं वो? बदले में कुछ नहीं देते। तो बताएं क्या मैं इसको मेन एग्रीमेंट कह सकता हूं? ये मेन एग्रीमेंट नहीं है, ये मेन एग्रीमेंट नहीं है। बस साबित हुआ कि ये मेन एग्रीमेंट नहीं है। यस, इंश्योरेंस सर्विस वाले सर मेन एग्रीमेंट नहीं कह सकते। देखिएगा, इंश्योरेंस सर्विस वाले में सबसे पहले आप इंश्योरेंस के लिए कोई अमाउंट पे करते हैं, इंश्योरेंस के लिए अमाउंट पे करते हैं, और फ्यूचर डेट पे जब आपको इंश्योरेंस सर्विसेज वापस मिले तो बताएं साहब क्या वो इसको रीइंबर्स करते हैं?
तो रीइंबर्स करते कि नहीं? रीइंबर्स से मुराद यह कि आपके लॉस को जो आपको नुकसान हुआ है उसको वो अपने जिम्मे ले लेते हैं कि नहीं? बताएं, उसको रिकवर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो इसका मतलब ये आपको बदले में कुछ दे रहे हैं ना। पहले आपने पैसे दिए, अब वो आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन वो जो आपका नुकसान हुआ है वो नुकसान से आपको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? हमने गाड़ी इंश्योर्ड करवाई थी, गाड़ी मुफ्त में इंश्योर्ड हो जाएगी क्या? पैसे पे करने पड़ेंगे, हमने पैसे दिए। अब बताएं, ये गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जब गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होगा, खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बताएं साहब, एक्सीडेंट से पहले आप कोई लॉस क्लेम कर सकते हैं? ये जब होगा तब ये होगा ना, तब ये काम हो सकता है। तो इसमें दोनों पार्टीज कुछ लेती हैं कुछ देती हैं, लेना देना इसमें होता है। जबकि इस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसको इसलिए मेन एग्रीमेंट नहीं कह सकता। मैं इसको अगर मेन एग्रीमेंट नहीं कह सकता तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये कोलैटरल है? बात नहीं समझ आई? फंस गए ना। तो अगर मेन नहीं है तो फिर इसके लिए कोलैटरल कैसे हो गया? नहीं, मेन इसलिए मैंने नहीं किया था कि कोलैटरल, मेन आपको डिफरेंट अदर कोई मेरा ऑब्जेक्टिव है इसके लिए। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, क्या इसमें इस एग्रीमेंट में जिसको अभी हमने मेन एग्रीमेंट का नाम दिया, क्या दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है? क्या इसमें दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है? नहीं, एक पार्टी का इंटरेस्ट था, दूसरे का नहीं था। इन दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट किस में होगा? इस केस में दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट किस में होगा? बारिश में, मैच के जीतने में होगा, मैच के जीतने में होगा। पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होने में होगा, कि पेट्रोल की दोनों शर्त लगाते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, दूसरा कहता है पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। अब पेट्रोल की प्राइसेस कम ज्यादा हो रही हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि ये इन दोनों का इंटरेस्ट इसमें होता है, इन दोनों का इंटरेस्ट इधर होगा, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता। कोई दोनों का, इसको कहते हैं कोई रियल इंटरेस्ट का ना होना। इन दोनों पार्टीज का कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि इसको, इन दोनों को किस चीज से कर्ज है? गेन लॉस से। आपको आधी बात समझ आई है, परेशान ना होना भी, आपको आधी बात समझ आई है। ठीक है, बात समझिए आ गई? ये बात समझ आ गई आपको? इनका रियल इंटरेस्ट नहीं होता। क्या मतलब सर रियल इंटरेस्ट नहीं होता? ये सिर्फ गेन लॉस के लिए बैठे हुए हैं। ये दोनों तमाशाई जो बंदे जो तमाशाई में बैठे हुए हैं, ये ना तो खुद खेल रहे हैं, ना इनके एफर्ट्स लग रही हैं, ना जीतने हारने से इनको जो है वो कोई दूसरा नुकसान होगा। बस ये है कि उनके पैसे लगे हुए हैं, किसी एक को फायदा दूसरे को नुकसान हो जाएगा, एक का फायदा दूसरे को नुकसान होगा। अब एक पार्टी ने पैसे पे किए, दूसरे को कुछ मिला नहीं, तो ये तो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसमें मेन एग्रीमेंट इस तरह हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बताएं कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस एग्रीमेंट में जो कि कोलैटरल है, यानी इसके होने से फिर ये होगा ना, तो मैं इसको कह सकता हूं कोलैटरल है। तो एग्रीमेंट में जैसे मैंने शुरू में क्या लिखा है अभी, वेजरिंग एग्रीमेंट इस कोलैटरल, कॉन्टिंजेंट है ना, ये कॉन्टिंजेंट है। तो क्या ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है? रियल इंटरेस्ट नहीं होता। इधर आए अब, फायर, इसमें मेरा रियल इंटरेस्ट होता है, दोनों पार्टीज का रियल। सर दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? फायर के केस में मेरे लॉस को रीइंबर्स किया जाएगा, ऐसे ही है। क्या मैं चाहूंगा कि आग लगे ना तो मुझे पैसे मिले? नहीं, मैं नहीं चाहता ये। क्यों नहीं? मुझे ये बताएं, क्या जब अगर फॉर एग्जांपल नुकसान हुआ 1000 का, तो क्या वो मुझे 1000 रुपए पूरे के पूरे देते हैं? उससे हाँ शाबाश, कंपनसेशन जरूर होती है, कंपनसेशन। तो क्या मैं चाहूंगा आग लगे, तो कि जबकि मुझे पता हो कि 1000 रुपए का अगर मेरा एक्चुअल लॉस हो गया तो मुझे कम पैसे मिलेंगे? और ये दूसरे जो पार्टी होगी, इंश्योरेंस पार्टी, उनकी भी कोशिश होती है, वो भी दुआएं कर रहे होते हैं कभी ना हो जिंदगी में ये मसला।
क्योंकि उनको जो है फिर नुकसान है ना। तो बताएं शाबाश, ये दोनों पार्टीज इसके लिए दुआ करेगी ना कभी ऐसे जो है वो नाखुशगवार हालात आए कि दोनों को किसी या किसी एक पार्टी को फायदा नुकसान हो, ऐसे है कि नहीं? तो इसमें बताएं शाबाश, दोनों का रियल इंटरेस्ट है कि नहीं? दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है, दोनों पार्टीज के इसमें। इस तरह इधर नहीं होता, इस तरह इधर नहीं होता। रेन में ना भी हो जाए तो मसला कोई नहीं, इधर दोनों का रियल इंटरेस्ट होता है। तो जहां पे रियल इंटरेस्ट होगा हमारा, वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और अगर कहीं पे रियल इंटरेस्ट नहीं है, कोलैटरल या कॉन्टिंजेंट फिर भी है, वो क्या होंगे? वेजरिंग। वेजरिंग। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। ये कहानी हमें समझ आ गई? वेजरिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टी सिर्फ इस बात पर यह बेट लगाती है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कॉन्टिंजेंट, बारिश होगी या नहीं होगी, कोई टीम मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, प्राइसेस में इजाफा होगा या नहीं होगा, कोई स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा। अगर ये बाहर बैठे में, तो उनका असल मकसद जीतना या हारना होता है। उनका असल मकसद जीत या हार है, उनका असल मकसद उस इवेंट का होना नहीं है, बस जीत या हार है। ठीक है? तो बारिश वाली एग्जांपल बताएं शाबाश। अब क्या है? कॉन्टिंजेंट तो है बट वेजरिंग है, अभी मैं ये बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप दोनों में जो फर्क है वो बिल्कुल आपको समझ आ गया, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, बस डेफिनेशन के हद तक हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। अभी तो वो फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज का रियल बिजनेस इंटरेस्ट होता है? नो, ये तो सिर्फ और सिर्फ बेट है। नो रियल बिजनेस इंटरेस्ट। अच्छा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी वेजरिंग की तरह कोलैटरल है या कॉन्टिंजेंट है, बेस करते हैं किसी दूसरे इवेंट पर। बताएं शाबाश, क्या इसमें जो सेकंड इवेंट है, क्या वो मेन है? क्या वो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा? क्या इसमें फायर ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है? नहीं, हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस है। लिखते हुए हम इंश्योरेंस लिखते हैं, लिखते हुए हम फायर नहीं लिखते। इंशाल्लाह आग लगेगी, इंशाल्लाह आप मुझे इतने पैसे दोगे, इंशाल्लाह मेरे इतना, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं करते। तो यहां पे बताएं शाबाश, जेन्युइनली जो एग्रीमेंट होता है वो किस चीज का होता है? इंश्योरेंस का होगा। अदर एग्जांपल्स जो है वो किताबों में बहुत सारी लिखी हैं। इंडेमनिटी का, गारंटी, पता नहीं अब इंडेमनिटी क्या है, गारंटी भी हमें नहीं पता। जैसे एक एग्जांपल हमारी थी वो सेल जो कि डिपेंडेंट थी ऑन लाइसेंस। तो हम एग्रीमेंट किस चीज का कर रहे थे? सेल परचेज का एग्रीमेंट हो रहा था ना, लेकिन बताएं वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लाइसेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लाइसेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अच्छा, अब डिफरेंसेस की तरफ आते हैं। तो अब इंशाल्लाह हमें बात अच्छे से और जल्दी समझ आ जाएगी। नंबर 1, वैलिडिटी। या उधर क्या देख रहे हैं? इधर भी देखें। मुझे बताएं शाबाश, वेजरिंग एग्रीमेंट इनफोर्सेबल होते हैं? क्यों नहीं? इलीगल होते हैं। शाबाश। तो इसलिए जब इलीगल हैं तो सारे के लिए इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। तो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इलीगल। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या वॉइड है? इसमें क्या आग लगना वॉइड है? इंश्योरेंस सर्विसेज वॉइड है? नहीं, उसके लॉस को रीइंबर्स करना ये वॉइड है? तो इसमें क्या वॉइड है? इसमें कुछ भी वॉइड नहीं है। शाबाश। इसमें क्या ये वॉइड हो सकते हैं? क्या शाबाश, कैसे इलीगल हो? एग्जाम्पल दे रहे ना, एग्जाम्पल दे दे। आपने कहा सर ये सारा कुछ वैलिड है, तो वैलिड है तो आप कोई वर्ड की एग्जाम्पल बता दें मुझे।
क्या फायर, आग? नहीं, वो तो वॉइडेबल है। अच्छा, कैसे कैसे वॉइड हो जाता है बाद में? पहले तो जैसे आपने एग्जांपल दी थी ना, जैसे मैरिज हो होता है, पहले वो ठीक होता है, मैरिड एग्रीमेंट करके रहते हैं, लेकिन जैसे कोई आग वगैरह ये कुछ इस तरह कुछ सीन दे तो फिर वो बाद आपने मुझे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताना है जो कि वॉइड हो। हमने पढ़ा सारे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है, उस सूरत में कि जब ये एग्रीमेंट किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से वॉइड ना हो जाए। अब आप मुझे बताएं, इसकी एग्जाम्पल दे दें शाबाश। जब तक वो इवेंट खुद इम्पॉसिबल या इलीगल ना हो, जब तक वो इवेंट खुद इम्पॉसिबल ना हो, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी एग्जाम्पल, कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल दे दें। सेल परचेज की एग्जाम्पल, सेल ऑफ आईफोन, इसमें लेना देना होता है ना, मेन एग्रीमेंट यही है, हमारा मेन एग्रीमेंट है। अब मैं कहता हूं ये डिपेंडेंट है, क्या ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है, कोई मुझे इम्पॉसिबल या इलीगल बताएं। चर्च वाले एग्जाम्पल ना बहुत पुरानी हो गई है। हाँ शाबाश, अगर हमारा स्मगल्ड लॉट पहुंच जाए, अगर स्मगल्ड लॉट हम रिसीव करते हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा? आईफोन डिलीवर करूंगा, आईफोन बेचूंगा। अब बताएं शाबाश, ये तो मेन इवेंट है ना, ये तो मेन एग्रीमेंट है ना। अब ये कोलैटरल है, ये कॉन्टिंजेंट है किसके ऊपर? स्मगल्ड आइटम्स रिसीव होने के ऊपर ये कॉन्टिंजेंट है। बताइए, ये स्मगल्ड जो आइटम है ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है, ये इलीगल है, ये इलीगल है ना, तो ये वॉइड है। तो इसकी वजह से ये भी वॉइड, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अब अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वैलिड है। सारे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं, सब्जेक्ट टू वैलिडिटी या वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई चीज इम्पॉसिबल या इलीगल ना हो। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होते हैं, बिल्कुल, अगर उसकी कंडीशन क्या हो? लॉफुल हो। अगर ये कंडीशन क्या हो? लॉफुल। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन लॉफुल है अनलॉफुल है? ये कंडीशन अनलॉफुल है, तो ये वॉइड होंगे। अगर कंडीशन लॉफुल है तो वैलिड, कंडीशन अनलॉफुल तो वॉइड। बताएं शाबाश, फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। क्यों? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाले होंगे? कॉन्टिंजेंट होंगे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वेजरिंग इलीगल है, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? शाबाश। बेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बेट जो है वो अब शर्त, ये जो है क्या है? कंडीशनल है। अब ये कंडीशन क्या है? अनलॉफुल है, खुद ये अनलॉफुल है। कोलैटरल इवेंट बताएं शाबाश, क्या वेजरिंग कोलैटरल इवेंट है? यस, कोलैटरल है, लेकिन इसमें इवेंट इटसेल्फ इज द मेन फोकस। इवेंट इटसेल्फ इज द मेन फोकस। मैच इटसेल्फ इज द मेन फोकस। यही होता है ना, चीजों की प्राइसेस बढ़ना, या बेट में हमें चीज, जो बेटिंग जो है वो जिस चीज के ऊपर भी है, तो वो ही हमारा मेन फोकस रहता है। पैसे लेना तो वो तो हम कह रहे हैं उसमें एक पार्टी तो ले रही है, लेकिन मेन फोकस क्या है? बेट, ठीक है। और इधर बताएं शाबाश, इवेंट इज, ये मेन नहीं है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी है टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट भी बता दें। शाबाश, सिर्फ लॉस गेन की हमारी नजर होती है, हमारा कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि
parties have a real interest in the event, for example insurance interest. Okay, reciprocal promises, underline करें लफ्ज reciprocal को, रेसिप्रोकल के साथ लिखें चैप्टर 7 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आई गेस इट्स 3, हाँ जी 3 ठीक है, चैप्टर 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। पूछो ना सर रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? ओ ये है रेसिप्रोकल, ये डेफिनेशन है रेसिप्रोकल की। प्रॉमिस फॉर्मिंग कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर, सही वाले डेफिनेशन है प्रोमिसेस फॉर्मिंग कॉन्सिडरेशन और पार्ट ऑफ कॉन्सिडरेशन फॉर ईच अदर, बस यही डेफिनेशन पूरी है। अभी 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 यहां तक ठीक है ये। बाकी देखना चाहें तो चैप्टर नंबर 7 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 देख सकते हैं उसे। चलो मुझे एग्जैक्ट तो भी थोड़ा डाउट है, चलिए देख लेते हैं। चैप्टर 7 हाँ यही है, 3 है। ए है ना? हमने भी इस तरह याद करना लॉ, हमें पता हो कौन सी जगह पे कौन सा लफ्ज़ यूज़ हुआ था, कौन सी एग्जाम्पल थी, तो बार बार पढ़ेंगे तो फिर इससे हो जाएगा। बच्चे कहते हैं याद नहीं होता, तो फिर हमने कैसे कर लिया याद? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, विजनिंग में पढ़े क्या लिखा हुआ है? मे आर मे नॉट, ए इंक्लूड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मे आर मे नॉट। हाँ इस ये तो दे देगा पैसे, इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो मे आर मे नॉट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इट इंक्लूड्स while contingent contract includes what? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल इसमें होते हैं दोनों पार्टीज जो है वो अपना अपना वादा फुलफिल करती हैं। सेल ऑफ जैसे गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स, उस केस में ए क्या करता है? ए जो है वो पैसे पे करेगा, बी चीजें डिलीवर करता है। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सू कर सकूं वेजरिंग में? नो। जब वो इन्फोर्सेबल होते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं? पकड़े जाएंगे, खुद ही हम खुद पकड़े जाएंगे। बताएं शाबाश। दूसरे केस में कॉन्टीजेंट में शाबाश इन्फोर्सेबल है, कैन सू एंड क्लेम इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। हम डैमेजेस कब क्लेम करते हैं? याद रखिएगा, डैमेजेस कब क्लेम करेंगे? जब क्या हो, ये आगे जो है वो हमारा फ्यूचर के एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। वैसे आपसे पूछ रहा हूं डैमेजेस कब क्लेम करते हैं? When there is a breach. ब्रीच से पहले डैमेजेस क्लेम, ब्रीच से पहले क्या ये कह सकते हैं मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। और भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ब्रीच तो हो लेने दो, ब्रीच तो हो लेने दो। उससे पहले जो है वो ये मैं मर गया, सब कुछ लुट गया मेरा। तो भाई ब्रीच हुआ नहीं अभी तो ठहरो। तो लॉ फौरन इसका मुंह चुप कर बंद करो, इंतजार करो ब्रीच का। हमारे सिलेबस में नहीं है, ओहो नहीं बताना था ये। यूके लॉ में ब्रीच की भी 2 टाइप्स हैं, बल्कि वो वाले दो हमारे सिलेबस में है, 2 नहीं है। खैर 2 जो हम पढ़ेंगे, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक को हम नाम देते हैं रेपुडेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच, रेप्यूडेटरी ब्रीच। छोड़े पर एक पता नहीं क्या ये एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या जी? बैटिंग एग्रीमेंट्स। हाँ ये तो मैथ्स एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ आएगी, एग्जाम्पल नोट करेंगे हम। इंश्योरेंस की एग्जाम्पल, सॉरी कॉन्टीजेंट की एग्जाम्पल लिखी हुई है 1 2 3, चौथी एग्जाम्पल भी लिखे ना।
सेल डिपेंडेंट ऑन लाइसेंस, सेल डिपेंडेंट ऑन लाइसेंस। हाँ भाई, वेचने की एग्जाम्पल बताओ। बैटिंग है एग्जाम्पल, बैटिंग तो सिर्फ एक लफ्ज है। बैटिंग ऑन एक, चले आप वाली एग्जाम्पल भी ऐड कर देते हैं। वेदर बेट, इवेंट इज द बेसिस ऑफ गेन या लॉस ओनली, जबकि इवेंट ओनली कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ ए जेन्युइन की स्पेलिंग ये ठीक है, GNUINE, जेन्युइन, जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही होता है ना, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, उससे कहते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें क्या होता है, सिर्फ गेन या लॉस होता है। तो उसमें वेजरिंग में उसका मकसद क्या होता है, इवेंट पर बस पैसे लगाना होता है। चले जी, आगे नहीं पढ़ा रहा मैं, रूल वाला नहीं पढ़ा रहा, ज़्यादा हो जाएगा फिर। हमने आज क्या किया, वैसे हमने आज कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल MCQs जो एग्ज़ाम लेवल के करीब तरीन थे, वो वाले चैप्टर 4 के MCQs किए, और इसके बाद फिर हमने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एसेंशियल्स और डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है। आज हमने थोड़ा सा कम पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर ये बातें समझ आ गई है तो इंशाल्लाह जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 बहुत अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा, वो अब आपके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह ईजी हो जाएगी। चले मैं एग्जांपल दूंगा, आपने मुझे बताना है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इफ पाकिस्तान विंस द मैच आई विल पे यू ₹10,000, इफ इट लॉसेस यू पे मी। कैसे? शाबाश, इसमें चूंकि इवेंट ही मेन फोकस है, इवेंट ही मेन फोकस है, हमारा 10,000 लेना देना मेन फोकस नहीं है, बल्कि मेन फोकस क्या है, इवेंट ही मेन फोकस है। बैंक ने कहा वी विल फाइनेंस द मशीनरी परचेज्ड इफ गवर्नमेंट अप्रूवल इज ग्रांटेड। क्यों? हाँ, वी विल फाइनेंस यू, हमारा मेन तो एग्रीमेंट ही यही है ना, और ये किस पे बताएं शाबाश डिपेंडेंट है, शाबाश गवर्नमेंट के
तो बताएं से क्या गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है ये मेन इवेंट है? फिर हमारा इंटरेस्ट किस में है? अप्रूवल में, फाइनेंस में? नो, हमारा इंटरेस्ट अप्रूवल में नहीं है। हमारा तो एग्रीमेंट का मतलब इंटरेस्ट होता है। एग्रीमेंट, हमारा एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट। ये होता है कि हम चाहते क्या है कि यह हो जाए, ये हो जाए। ये किस में डिपेंडेंट है, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमारा मेन, हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस में है? वो उस कॉन्ट्रैक्ट में है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में। हम बैंक के पास पैसे लेने गए थे या बैंक से वो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने? शाबाश। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं योर फैक्ट्री इज डैमेज्ड बाय फायर, इफ योर फैक्ट्री इज डैमेज्ड बाय फायर आई विल कॉम्पनसेट यू। ओके, because your factory is damaged, now I will compensate you. हाँ, इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। मुझे ना पहले इफ से पहले ये पूछना चाहिए था। चलो कोई ना, ठीक है जी। शाबाश। यहाँ तक कोई सवाल? जी, कोई सवाल नहीं? ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 हमारा रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिंजेंट। कब हमने परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्मेंस समझी जाएगी? जी हाँ, बस इतना ही है। हाँ, ज़रूर 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 ज़रूर। ठीक है, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये नोट कर लें ताकि फिर आपके लिए बाद में आपके पास कोई एग्जाम्पल हो। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ तक? नो सवाल? ठीक है, चलें फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।